हेलो फ्रेंड्स। आज से आगामी सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एमसीक्यू प्रारंभ कर रहे हैं। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं भारतीय इतिहास से। बाकी सभी जितने एमसीक्यू हैं ये आपके जो शेड्यूल प्रोवाइड कराया गया है उसी के अनुरूप होंगे। तो आप सभी तैयार रहिएगा उस शेड्यूल के अनुसार इसी यूट्यूब चैनल पर लाइव चैट के माध्यम से अपने तैयारी का आकलन करने के लिए। यदि आप मेरे इस चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सभी टेस्ट 12 बजे होंगे जो शेड्यूल दिया गया है उसके अनुसार। तो आप सभी उसी अनुरूप अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिएगा। इसके अलावा भी प्रीलिम्स एवं मेंस, साथ ही शिक्षक भर्ती, सब इंस्पेक्टर, इन सभी का पेड टेस्ट अवेलेबल है। तो जो छात्र ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देना चाहते होंगे तो मेरे दिए हुए नंबर 7691941488 पर आप संपर्क कर सकते हैं। प्रीलिम्स का, मेंस का, सब इंस्पेक्टर और शिक्षक भर्ती, इन चार का टेस्ट सीरीज़ उपलब्ध है। सभी टेस्ट शेड्यूल अनुसार होते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा एमसीक्यू विषय है हमारा भारतीय इतिहास। सभी छात्र लाइव चैट में अपना आंसर दीजिएगा। जो छात्र सबसे पहले आंसर देंगे उसका हम नाम लेते हुए लाइव चैट में चलेंगे। ठीक है, लाइव चैट में नाम लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जो छात्र पहले आंसर देंगे आप तैयार रहिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि ए ऑप्शन है इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। बी ऑप्शन है इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी। सी ऑप्शन है इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। बताइए पहले का आंसर क्या होगा। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि, बताइए। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता क्या था, एक नगरीय सभ्यता था। ठीक है, इसके अलावा वैदिक जो सभ्यता था वह ग्रामीण सभ्यता था। तो पहला तो सही है। इसके अलावा जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लिपि मिले हुए हैं वह आपके भाव चित्रात्मक हैं, जबकि वैदिक सभ्यता में लोहे का आविष्कार हो चुका था, प्राप्ति हो चुकी थी। और सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का ज्ञान का अभाव था। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये आप तैयार रहिएगा। ये हुआ पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों जानी जाती है। ए ऑप्शन है अपने नगर नियोजन के लिए। बी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए। सी ऑप्शन है अपने कृषि संबंधित कार्य के लिए। एवं डी ऑप्शन है अपने उद्योगों के लिए। बताइए जो दिए हुए कोट के अनुसार सही आंसर क्या होगा। कृषि सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों जानी जाती है, उसका आंसर बताइए। देखिए, अपने नगर नियोजन के लिए जाना जाता है। ए ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। ठीक है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए। तो ये आप सभी जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत ये दो प्रमुख नगर हैं जो पहले थे। ठीक है, तीसरा है अपने कृषि संबंधित कार्य के लिए। चौथा है अपने उद्योगों के लिए। उद्योग क्यों, क्योंकि आप सभी पढ़े होंगे कालीबंगा से कृषि संबंधित साक्ष्य मिले हैं। साथ ही अनेक स्थलों से ईंट के भट्ठे, मनका निर्माण के कारखाने प्राप्त हुए हैं। इस तरह से 1 2 3 4 उपयुक्त सभी, चारों इसका सही आंसर होगा। ठीक है, सभी छात्र लाइव चैट में आंसर बताते चलिएगा। जो पहले बताएंगे उसका नाम हम लाइव चैट में मेंशन करते चलेंगे। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया है वैदिक नदियों के नाम और दूसरे तरफ दिया है वर्तमान में उस नदी का आधुनिक नाम क्या है, इसके बारे में आपको मिलान करना है। तो देखिए, वैदिक नदियाँ ए में है कुंभा, बी में है परुष्णी, सी में है सदानीरा और डी में है सतुद्री। तो बताइए आधुनिक नाम क्या है, उसके बाद मैं कूट मिलान करता हूँ। ठीक है, चलिए बताइए तो कुंभा को आधुनिक नाम क्या है।
कुंभा का आधुनिक नाम है काबुल। परुष्णी का क्या है? तो रावी है। सदनीरा का गंडक है और सतुद्री का सतलज है। इसको याद रखिएगा, ये प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि जो वैदिक नदियाँ थीं उसका आधुनिक नाम क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? ए ऑप्शन है भूमि को, बी ऑप्शन है गाय को, सी ऑप्शन है स्त्रियों को और डी ऑप्शन है जल को। सभी पढ़े हैं आप ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो बताइए ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो आप पढ़े होंगे जो विनिमय का माध्यम था वह गाय था। तो ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में गाय को महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? बुद्ध के जीवन से था। ए ऑप्शन है, पहला है अवंती, बी है गंधार, तीसरा है कौशल, चौथा है मगध। 4 स्थल दिए हुए हैं, अवंती, गंधार, कौशल और मगध। आपको बताना है बुद्ध जी का जो जीवन था कौन कौन से स्थल से संबंधित था, ये आपको बताना है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए क्या है, जो गौतम बुद्ध थे वे अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए एक तो गए थे मगध, तो इससे संबंधित थे। दूसरा गए हैं कौशल। तो मगध एवं कौशल ये 2 प्रमुख स्थल हैं जहां गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा का प्रचार और प्रसार दोनों किए थे। तो दिए हुए प्रश्न का विकल्प के आधार पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 3 और 4। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के बारे में आप याद रखिएगा कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, लालन पालन कौन किए थे, साथ ही प्रमुख ग्रंथ हैं उनके समय के, उनके रचनाकार कौन थे, जितने संगतियाँ हुए थे बौद्ध संगीति उसका समय, नेतृत्वकर्ता कौन थे, अध्यक्षता किसने किए थे और स्थान क्या था, ये भी याद रखिएगा। साथ ही बुद्ध के जीवन से संबंधित जो बौद्ध धर्म के प्रतीक हैं, जैसे जन्म को कमल कहा जाता है, गृह त्याग को घोड़ा कहा जाता है, ज्ञान प्राप्त किए थे उसे बोधि वृक्ष या पीपल से प्रदर्शित किया जाता है और निर्वाण को पद चिन्ह को के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो दिया हुआ संबंध है तो केवल सी और डी, केवल सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, जिसके बारे में अभी बता रहा था मैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया हुआ है चिन्ह, दूसरे तरफ दिया हुआ है अर्थ। तो अभी बताया हूँ, आप आंसर बताइए कि दिए हुए प्रश्न का आंसर क्या होगा। सभी लाइव चैट में बताते चलिए, उसके बाद जो पहले बताएंगे उसका नाम लाइव चैट में बताते चलेंगे। ठीक है, देखिए अभी बताया हूँ आपको, जन्म को कमल से अर्थात 1 प्रथम प्रवचन, जो प्रथम प्रवचन दिए थे वह है धर्म चक्र प्रवर्तन, तो बी का 2। महाबोधि वृक्ष, महाबोधि बोधि वृक्ष है तो सी का हो जाएगा 1। और 1 बज गया त्याग, अर्थात गृह त्याग को दर्शाया जाता है घोड़ा को, तो डी का हो जाएगा तो 3। तो दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? 4 स्थल दिए हुए हैं, चारों के बारे में विशेषताएं दिया गया है, कौन सा सही है आपको बताना है। पहले देखिए लोथल के बारे में दिया है, प्राचीन गोदी क्षेत्र। सारनाथ के संबंध में दिया गया है बुद्ध का प्रथम धर्मादेश। राजगिरी के बारे में दिया गया है अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष। और नालंदा के बारे में दिया गया है बौद्ध अधिगम का महान पीठ। तो दिए गए प्रश्न का सही आंसर क्या होगा आप बताइए।
7वां प्रश्न का आंसर बताते चलिए। प्रश्न पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित है। देखिए, लोथल में क्या है, लोथल जो कि गुजरात में स्थित स्थल है, आप पढ़े होंगे सिंधु घाटी सभ्यता में। यहाँ से प्राचीन गोदी क्षेत्र पाए गए हैं, ये तो आपका बिल्कुल सही है। दूसरा है सारनाथ, यहाँ बुद्ध का प्रथम उपदेश है, वाराणसी क्षेत्र में स्थित है, जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म का उपदेश दिया था, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। तीसरा है राजगीर, अशोक सिंह स्तंभ शीर्ष है, ये आपका गलत आंसर है। यह राजगीर में ना होकर सारनाथ में है, ठीक है, तो ये गलत हुआ। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ था, ये आपका सही है। तो 3 गलत है, बाकी 1 2 4 सही हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 2 एवं 4, ठीक है। याद रखिएगा, अशोक सिंह स्तंभ शीर्ष राजगिरी में नहीं है, जबकि सारनाथ में है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं। दर्शन शास्त्र से संबंधित ये प्रश्न है और प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। भले पिछले वर्ष प्रीलिम्स में नहीं पूछा गया था, लेकिन इस बार एग्ज़ाम में आने की संभावना अधिक है। तो आप सभी दर्शन शास्त्र के अंतर्गत जो सिलेबस में दिया हुआ है उसका अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा, प्रश्न वहीं से बनते हैं, ठीक है। तो बताइए जैन धर्म से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत हैं। पहला अनेकांतवाद, दूसरा सर्व अस्तित्ववाद, सी है शून्यवाद, चौथा है स्यादवाद। ये आपके जैन धर्म से संबंधित कौन कौन सा है बताइए। 4 विकल्प दिए हुए हैं। देखिए, अनेकांतवाद तो है, पढ़े होंगे आप जैन धर्म से संबंधित, साथ ही स्यादवाद को भी पढ़े होंगे। तो ये 2 जैन धर्म से संबंधित हैं, अनेकांतवाद और स्यादवाद, ठीक है। तो ऑप्शन के आधार पर आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। पहला एवं चौथा जैन धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखिए, मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। देख लीजिए, क्षेत्र दिया हुआ है, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में बताना है। पहला है पाटलिपुत्र पूर्व में गंगा नदी से एवं उत्तर में चंपा नदी से घिरा हुआ था। बी है पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। सी है पाटलिपुत्र दक्षिण में विंध्य पर्वत से एवं पूरब में गंगा नदी से घिरा हुआ था। डी है पाटलिपुत्र दक्षिण में विंध्य पर्वत से एवं पश्चिम में चंपा नदी से घिरा हुआ था। बताइए दिए हुए विकल्पों में से कौन सा जो आंसर है मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के संबंध में सही है। जो 16 महाजनपद हैं, इसकी सभी के राजधानी और क्षेत्र, इसको याद रखिएगा। जितने आपको प्रश्न प्रोवाइड किया जा रहा है, ये एक संबंधित प्रश्न है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था, ठीक है। ये हो गया ऑप्शन बी, इसका सही आंसर है, ठीक है। पाटलिपुत्र अगर देखा जाए तो वर्तमान का पटना क्षेत्र को कहा जाता है, तो इसलिए आपको नदी अपवाह तंत्र की भी जानकारी होनी आवश्यक है। अगला प्रश्न वही 16 महाजनपद के अंतर्गत कुछ प्रश्न में दिए हुए हैं, साथ ही उसकी राजधानी दिए होंगे, तो आपको कुट का मिलान करना है। मैं पूछते जा रहा हूँ, आप लाइव चैट में आंसर बताते चलिएगा। मत्स्य का राजधानी क्या था, बताइए मत्स्य का राजधानी क्या था। मथुरा, पोतन, विराटनगर, इंद्रप्रस्थ, सभी बताइए जितने छात्र लाइव चैट में कमेंट कर रहे हैं। मत्स्य का राजधानी था विराटनगर, ठीक है। इसी तरह कुरु जो क्षेत्र था, इसकी राजधानी क्या था, इसका राजधानी था इंद्रप्रस्थ। सूरसेन का ए ऑप्शन मथुरा क्षेत्र, और अस्मक का है पोतन क्षेत्र। इस तरह के
16 महाजनपद के आपको सभियों के राजधानी का नाम पता होना चाहिए, क्षेत्र का नाम भी पता होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था, ये आपसे पूछा जा रहा है। ए है अग्रहारिक, बी है युक्त, सी है प्रादेशिक और डी है राजुक। बताइए कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? अग्रहारिक, युक्त, प्रादेशिक या राजुक? देखिए युक्त कौन थे? तो युक्त थे जिले के अधिकारी होते थे, जिले के अधिकारी होते थे जो राजस्व वसूली करने का काम करते थे। राजुक के बारे में तो पढ़े ही होंगे, ये भी राजस्व का विभाग से संबंधित था। बाद में इन्हें न्यायिक अधिकार भी दिया गया था। उसके बाद आप प्रादेशिक के बारे में भी पढ़े होंगे कि यह मंडल का प्रधान अधिकारी होता था। ठीक है, तो युक्त, राजुक और प्रादेशिक ये तीन तो थे। अग्रहारिक ये आपका नहीं था, तो प्रश्न में नहीं था पूछा गया है, तो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था अग्रहारिक। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गंधार कला शैली एक संश्लेषण है, किससे मिला हुआ है? ए भारतीय तथा फारसी कला का, बी भारतीय तथा चीनी कला का, सी भारतीय तथा तुर्की अफगानी कला का, डी ऑप्शन है भारतीय तथा यूनानी कला का। बताइए दिए हुए प्रश्न का आंसर क्या होगा? गांधार शैली के बारे में पूछा जा रहा है कि किसका मिश्रण है, संश्लेषण है, तो दिए हुए विकल्प के आधार पर आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय तथा यूनानी कला का जो सम्मिश्रण है वह गांधार कला शैली है, जिसके संरक्षण कौन कौन से थे? एक तो था शक वंश और दूसरा था कुषाण वंश। ठीक है, इसके बारे में आप पढ़े होंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय शट दर्शन का भाग नहीं है? शट दर्शन, आप यदि भारतीय दर्शन पढ़े होंगे पेपर 6 पार्ट फर्स्ट में ही है आपका दर्शन शास्त्र, यदि इसका अध्ययन किए होंगे तो इसका आंसर आप बिल्कुल बता सकते हैं। भारतीय शट दर्शन का भाग कौन सा नहीं है? ए ऑप्शन में है मीमांसा और वेदांत, बी में है न्याय और वैशेषिक, सी में है लोकायत और कापालिक और डी में है सांख्य और योग। ठीक है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? यदि अभी तक आप मेंस आंसर राइटिंग करना प्रारंभ नहीं किए हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आज 6वां दिन का प्रश्न ग्रुप में उपलब्ध कराया गया है, तो आगामी सभी एग्ज़ाम में दर्शन शास्त्र का प्रश्न देखने को मिल सकता है। यदि आप दर्शन शास्त्र का अध्ययन ही नहीं किए रहेंगे तो आपके इस तरह के प्रश्न नहीं बन पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप आंसर राइटिंग ज़रूर करें। आंसर राइटिंग में आपका प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी हो जाता है, साथ ही आपका लेखन शैली अभ्यास भी हो जाता है। ठीक है, चलिए इसका देखते हैं। षड दर्शन का भाग नहीं है, तो देखिए षड दर्शन मीमांसा दर्शन के बारे में पढ़ते ही हैं, वेदांत दर्शन के बारे में भी पढ़ते हैं, न्याय दर्शन के बारे में भी पढ़ते हैं, वैशेषिक दर्शन के बारे में पढ़ते हैं, सांख्य दर्शन के बारे में पढ़ते हैं और योग दर्शन के बारे में पढ़ते हैं। ये 6 आपके षड दर्शन के अंतर्गत आते हैं। जो बच गया लोकायत और कापालिक, ये आपके षट दर्शन के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, आप लाइव चैट में बताते चलिएगा। मैं एक तरफ पूछूंगा दर्शन का नाम, आप उसके प्रवर्तक के नाम बताते चलिएगा। ठीक है, सबसे पहला मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन इसके प्रवर्तक कौन हैं? देखिए मीमांसा को पूर्व मीमांसा बोला जाता है और वेदांत को उत्तर मीमांसा बोला जाता है। यदि आपसे मैं मीमांसा दर्शन पूछा हूँ तो आपको पूर्व मीमांसा के बारे में बताना है। तो इसके प्रवर्तक हैं जैमिनिया। ठीक है, जैमिनिया। उसी तरह बताइए
वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है, अर्थात उत्तर मीमांसा के दर्शन कौन है, जो प्रवर्तक कौन है इसके बारे में बताना है आपको। तो उत्तर मीमांसा अर्थात वेदांत दर्शन के प्रवर्तक हैं वादरायण। ठीक है, वादरायण। यह है वेदांत दर्शन के बारे में। अगला है न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो गौतम है। ठीक है, इसी तरह वैशेषिक दर्शन है। तो वैशेषिक दर्शन के बारे में पढ़ते हैं। कणाद मुनि के बारे में आप जानते हैं, वैशेषिक दर्शन। ठीक है, महर्षि कणाद। ठीक है, अगला है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो याद रखिएगा सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल। इसी तरह योग दर्शन आप जानते हैं, योग दर्शन के बारे में। तो योग दर्शन के प्रवर्तक हैं पतंजलि। सब में महर्षि महर्षि लगता है, तो महर्षि पतंजलि इसका सही आंसर है। इस तरह से षड दर्शन आपको पता होना चाहिए। तो अभी तक जो छात्र मेंस आंसर राइटिंग करना प्रारंभ नहीं किए हैं, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा 7691941488। ठीक है, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया हुआ है दरबारी कवि, दूसरे तरफ दिए हुए राजा के बारे में। तो बताइए अमीर खुसरो किस राजा से संबंधित थे। आंसर बताते चलिए, उसके बाद कोट मिलान करेंगे। ठीक है, देखिए अमीर खुसरो किस राजा से संबंधित थे, आपको आंसर बताना है। तो ए का हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो का अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। उसके बाद कालिदास। कालिदास के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। अगला है हरिसेन, कौन से राजा से संबंधित थे, अर्थात दरबारी कवि थे, ये आपको बताना है। तो हरिसेन आपको पता है समुद्रगुप्त से संबंधित दरबारी कवि थे। और एक बच जाता है बाणभट्ट। तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो डी का हो जाएगा 3। तो दिए हुए कोट मिलान के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आप सभी लाइव चैट में बताते चलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। जब भी प्रश्न हल करते हैं सही है नहीं है, इसको आप अच्छे से देख लिया कीजिए। ठीक है, तो पहला है अजंता गुफाएं वघोरा नदी की घाटी में स्थित है। नया लग रहा होगा, लेकिन प्रश्न वर्तमान में इसी तरह के पूछे जा रहे हैं। दूसरा है सांची स्तूप चंबल नदी की घाटी में स्थित है। सी है पांडुलंडा गुफा देव मंदिर नर्मदा नदी की घाटी में स्थित है। डी है अमरावती स्तूप अमरावती स्तूप गोदावरी नदी की घाटी में स्थित है। एक तरफ घाटी दिया हुआ है, दूसरे तरफ क्षेत्र दिए हुए हैं। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। तो देखिए कौन सा सही है, उसके बाद बताइए। देखिए अजंता की गुफाएं कहाँ हैं, तो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के वघोरा नदी की घाटी में स्थित है, पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा है सांची का स्तूप चंबल नदी की घाटी में स्थित है। पहले देखते हैं सांची का स्तूप कहाँ है। तो सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश एमपी में। तो चंबल नदी घाटी में स्थित नहीं है, वह है बेतवा नदी घाटी में स्थित है। ठीक है, बेतवा याद रखिएगा। अगला है पांडुलैंडा की गुफा जो मंदिर है वह नर्मदा नदी की घाटी में स्थित है, क्या आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका गलत है, नर्मदा नदी नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। ठीक, अगला है अमरावती स्तूप गोदावरी नदी की घाटी में स्थित है, क्या आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये प्रश्न है कि अमरावती स्तूप कहाँ है, बताइए अमरावती स्तूप कहाँ है, जल्दी बताइए। देखिए अमरावती स्तूप है आंध्र प्रदेश में, और यह गोदावरी नदी ना होकर के कृष्णा नदी है। तो डी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। तो दिए हुए प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजंता की गुफाएं वघोरा नदी की घाटी में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश है जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। ए ऑप्शन है चोल,
बी है चोर, सी है पल्लव और डी है राष्ट्रकूट। बताइए दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश है जो अपने नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? चोर, चेल, पल्लव और राष्ट्रकूट, चार विकल्प दिए हुए हैं। एक इसका सही आंसर है, कौन सा है बताइए। तो आप पढ़े होंगे दक्षिण भारत के राजवंश के बारे में, तो चोल राजवंश के बारे में यह भी पढ़े होंगे कि इनके पास अश्व, गज एवं पैदल जो सैनिक थे वे अत्यधिक शक्तिशाली से नौसेना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चोल राजवंश। ठीक है, ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पल्लव शासकों का नाम उनके राज्यकाल को दृष्टिगत रखते हुए सही काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये आपके छत्तीसगढ़ के इतिहास और भारतीय प्राचीन इतिहास के जितने भी राजवंश हैं, साथ ही मेडिवल हिस्ट्री के भी जितने राजवंश के शासक थे, उन सभी का कालक्रम वर्तमान परीक्षा पद्धति में पूछा जा रहा है। आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। साथ ही ये भी पूछा जा रहा है कि राजवंश जितने शासन किए हैं उसका क्रम क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी चाहे व्यापम हो या पीएससी हो, स्तर बढ़ चुका है और इसी तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं किसी भी वंश का उनके शासक के कालक्रम के अनुसार। तो बताइए दिए हुए प्रश्न का आंसर क्या होगा। परमेश्वर वर्मन प्रथम पहला में है, दूसरा में है नरसिंह वर्मन प्रथम, तीसरा में है नंदी वर्मन द्वितीय और चौथा में है महेंद्र वर्मन प्रथम। चार शासकों का नाम दिया हुआ है, इनके काल अनुक्रमानुसार अर्थात शासन के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, आपसे पूछा जा रहा है। बताइए दिए हुए चार विकल्पों में से कौन सा इसका आंसर होगा। आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि वर्तमान में इसी तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जितने प्रश्न प्रोवाइड किए गए हैं एक तरह से देखा जाए तो फॉर्मेट है, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो सबसे पहले हो जाएगा आपका महेंद्र वर्मन, अर्थात चार पहले हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम, तो नरसिंह वर्मन अर्थात दो। उसके बाद है परमेश्वर वर्मन प्रथम अर्थात एक। उसके बाद है नंदी वर्मन द्वितीय अर्थात तीन। तो देख लीजिए विकल्प में कहाँ है 4 2 1 3, तो ऑप्शन एक 4 2 1 3 इसी में दिया हुआ है। तो सभी शासकों का राज्यकाल आप याद रखिएगा, प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया हुआ है रचनाकार का, दूसरी तरफ दिया हुआ है रचना। तो पाणिनि की रचना क्या है आप बताइए। सभी पढ़े हैं इसके बारे में और प्रश्न पूछा जाता है। पहले वन लाइनर प्रश्न पूछे जा रहे थे, अभी इसी तरह के कूट मिलान के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो पाणिनि का हो जाएगा अष्टाध्यायी। ठीक है, वात्स्यायन का क्या हो जाएगा बताइए, लाइव चैट में जितने छात्र आंसर दे रहे हैं। वात्स्यायन का हो जाएगा कामसूत्र। ठीक, चाणक्य का क्या हो जाएगा, तो चाणक्य का आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। और कल्हड़ का हो जाएगा राजतरंगिणी। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आंसर से मतलब नहीं है, आपकी रचना और रचनाकार का नाम याद होना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिएगा पाणिनि का अष्टाध्यायी, वात्स्यायन का कामसूत्र, चाणक्य का अर्थशास्त्र और कल्हड़ का राजतरंगिणी। ठीक है, तो जितने भी रचनाकार हैं उनका लिस्ट मैं ग्रुप में भेज दूंगा, तो वहाँ से आप अपडेट कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप का भी दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध कौन सा सुल्तान था। ए है सुल्तान शमसुद्दीन शाह, बी है सुल्तान कुतुबुद्दीन, सी है सुल्तान सिकंदर और डी है सुल्तान जैनुल आबिदीन। बताइए कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता था। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि संबंधित प्रश्न है जम्मू कश्मीर से। ठीक है, बताइए आंसर क्या होगा इसका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुल्तान
जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है। जिस तरह से अकबर धर्म सहिष्णु एवं सामाजिक कार्य के लिए प्रसिद्ध था, उसी तरह जम्मू कश्मीर में सुल्तान जैनुल आबिदीन को जाना जाता था। तो ये यहाँ तक के प्रश्न आपके प्राचीन इतिहास से संबंधित था। आगामी प्रश्न मध्यकालीन और आधुनिक भारत के होंगे, तो बने रहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, प्रारंभ होता है मेडिवल हिस्ट्री का प्रश्न। कथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है, तो अच्छे से पढ़िएगा। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए हैं, कथन है ये। कारण क्या दिया हुआ है, वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। ये आपके कारण दिए हुए हैं। तो बताइए, कथन को अच्छे से एक बार पढ़िए, कारण को पढ़िए, उसके बाद जो कूट मिलान दिया हुआ है उसके आधार पर आंसर दीजिए। क्या महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए हैं? यदि किए हैं तो क्या वह स्थायी मुस्लिम शासन स्थापित करना चाहता था? ये आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो कौन सा सही है, कौन सा गलत है, विकल्प देख लीजिए, उसके आधार पर बताइए। यदि आप मेडिवल हिस्ट्री पढ़ चुके होंगे तो याद रखिएगा और पता भी होगा कि महमूद गजनी, जिसको गजनवी के नाम से भी जानते हैं, यह भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए हैं। अर्थात कथन तो सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। कारण क्या है, वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। यह गलत है, वह स्थायी शासन स्थापित करना नहीं चाहता था। यहाँ की धन संपदा को लूटकर वापस जाना था। तो ये दूसरा आपका गलत हो जाएगा। अर्थात कथन सही है, कारण गलत है। तो ए सही है परंतु आर गलत है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा। सही है, नहीं है, क्या पूछा जा रहा है? तो बलबन के संबंध में सही नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला है, उसने नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बी है, उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया था। सी है, उसने तुर्कान ए चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया था। और डी है, उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया था। वन लाइनर यदि स्टडी कर रहे होंगे तो प्रश्न नहीं बनेंगे, स्पष्ट कर दूं। आप अच्छे से पूरा पढ़िए ताकि इस तरह के प्रश्न आपसे बनना चाहिए। बताइए, दिए हुए 4 विकल्प में कौन सा बलबन के संबंध में सही नहीं है? देखिए, नियामत खुदाई का सिद्धांत का प्रतिपादन तो बलबन किया था, ठीक है। दूसरा क्या है, इक्तादारी व्यवस्था। यदि आप पढ़े होंगे तो इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ इल्तुतमिश ने किया था, ठीक है, इल्तुतमिश ने किया था। तो बी ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। तीसरा है, इसने तुर्कान ए चहलगानी के प्रभाव को समाप्त किया था। ये आपका बिल्कुल सही है। समाप्त तो बलबन ने किया था, प्रारंभ इल्तुतमिश ने किया था। इसको भी आप याद रखिएगा। डी ऑप्शन है, उसने बंगाल के विद्रोह को दमन किया था। तो याद रखिएगा, बलबन के द्वारा 1279 ठीक है, 1279 ईस्वी में बंगाल के विद्रोह का दमन किया था। अर्थात बी ऑप्शन इसका गलत आंसर है। तो सही नहीं है पूछा है, तो बी इसका सही आंसर होगा, ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप में सुमेलित है? 4 विकल्प दिए हुए हैं। सुमेलित है अर्थात इस तरह से कौन सा कूट मिलान सही है आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, क्या दीवान ए बंदगान फिरोज तुगलक से संबंधित था? बताइए। यदि नहीं था तो आगे बढ़िए। दीवान ए मुस्तखराज बलबन से संबंधित था? क्या दीवान ए कोही अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित था? क्या दीवान ए अर्ज मोहम्मद तुगलक से संबंधित था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो केवल एक सही सुमेलित होंगे क्योंकि सही रूप में पूछ रहा है। तो देखिए, दीवान ए बंदगान फिरोज तुगलक से संबंधित था, ये आपका बिल्कुल सही है। अगला है दीवान ए मुस्तखराज। यदि पढ़े होंगे तो दीवान ए मुस्तखराज विभाग का गठन
अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ना कि बलबन ने किया है। ठीक। अगला है दीवान ए कोही। दीवान ए कोही एक कृषि विभाग था और कृषि विभाग की स्थापना किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो अलाउद्दीन खिलजी गलत हो जाएगा। अच्छा, दीवान ए मुस्तखराज के बारे में जान लीजिए। जो लूटपाट भ्रष्टाचार में राजस्व प्राप्त होता था उसके लिए यह विभाग गठित किया गया था। दीवाने को ही देख लिए, कृषि विभाग से संबंधित था जिसको मोहम्मद तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। और अगला है दीवाने अर्ज। अर्ज अर्थात सैनिक विभाग से संबंधित था और सैनिक विभाग का गठन किया गया था बलबन के द्वारा। ठीक है, तो दीवाने अर्ज विभाग गठित किया गया था बलबन के द्वारा। तो दिए हुए प्रश्न का ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दीवान ए बंदगान फिरोज तुगलक से संबंधित था। ठीक है, इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा। अब कुछ छात्रों को ये बिल्कुल नया लगेगा। दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? तो प्रश्न तो इसी तरह से बन रहे हैं, तो तैयारी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? ए है साधारण जमींदार, बी है महाजन, सी है क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक, और डी है नवत नाट्य व्यापारी। बताइए, आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। पोलीगार कौन थे इसके बारे में आपको बताना है और इसी तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इस तरह के प्रश्न से आपको अवगत होना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जब तुक्का लगाना हो तो बड़े आंसर को ही तुक्का लगाया कीजिए, इस तरह से नहीं कुछ भी आप लगा देते हैं। देख लिया कीजिए सबसे बड़े लाइन में विस्तृत व्याख्या किसका दिया गया है, चाहे वह पर्यावरण की बात हो, इतिहास का बात हो, संविधान और इकोनॉमिक्स। यदि आपको पता नहीं है और आपको तुक्का लगाना ही है तो सबसे बड़ा वाला जो व्याख्या रहता है उसी को तुक्का लगाया कीजिए। ठीक है, उसके आंसर होने की संभावना अधिक होती है, पूरी होती है नहीं कह रहा हूँ, केवल संभावना होती है। तो दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा पोलीगर कौन थे? तो क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को कूट के मिलान पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो ये भी आपके दर्शन शास्त्र से संबंधित है, तो आपको दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा। जो नए छात्र हैं तो आप बिल्कुल प्रारंभ कीजिएगा। 2-4 दिनों में दर्शन शास्त्र का मेंस आंसर राइटिंग विषय प्रारंभ होगा। तो जो छात्र दर्शन शास्त्र की तैयारी करना चाहते होंगे तो मेंस टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। यदि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते होंगे तो नोट्स उपलब्ध है, आप नोट्स परचेस कर सकते हैं। इसका PDF आपको मिल जाएगा, दर्शन शास्त्र का एग्ज़ाम उपयोगी नोट्स। ठीक है, 7691941488। इसका आंसर बताइए। वल्लभाचार्य किससे संबंधित थे? रामानुजन किससे संबंधित थे? माधवाचार्य किससे संबंधित थे? और शंकर किससे संबंधित थे? इसका आंसर आप बताते चलिए। ठीक है, तो मैं पूछते जा रहा हूँ, आप आंसर देते चाहिएगा। वल्लभाचार्य कौन से सिद्धांत से संबंधित थे? वल्लभाचार्य का पुष्टि मार्ग पढ़े होंगे, रामानुजा का विशिष्टाद्वैतवाद पढ़े होंगे, माधवाचार्य का द्वैतवाद इसको भी पढ़े होंगे, और शंकर का अद्वैतवाद। ये सभी आपके दर्शन शास्त्र के सब्जेक्ट से संबंधित हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? ए ऑप्शन है जापती, बी है दहशाला, सी है नशक और डी है कानकुट। बताइए किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता था? 4 विकल्प दिए हुए हैं, सही आंसर का आपको चयन करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दहसाला पद्धति। दहसाला पद्धति को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता था और दहसाला पद्धति का प्रारंभ किया था अकबर ने। ठीक, यदि प्रश्न में पूछा जाता है तो याद रखिएगा, अकबर के द्वारा दहसाला बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? अर्थात समझौता की बात पूछ रहे हैं कि चित्तौड़ की संधि
किस समय कौन शासन कर रहे थे? ए है अकबर, बी है जहांगीर, सी है शाहजहां, डी है औरंगजेब। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चित्तौड़ की संधि पहले ये बताइए कब हुआ है, जल्दी बताइए चित्तौड़ की संधि कब हुआ है, उसके बाद आप शासक के बारे में बताइएगा। याद रखिएगा चित्तौड़ की संधि 1615 ईस्वी में हुआ है। बताइए किनके किनके मध्य हुआ है? जितने छात्र लाइव चैट में आंसर दे रहे हैं बताते चलिए। मान लीजिए बाद में कोई छात्र देखेंगे तो आप भी वीडियो को रोक कर आंसर देने का प्रयास कीजिए। ये मत देखिए कि मैं आंसर दूंगा, छात्र क्या आंसर दे रहे हैं। आप अपने तैयारी का आकलन कीजिए और कमेंट सेक्शन में भी आप आंसर दे सकते हैं। तो चित्तौड़ की संधि हुई है 1615 ईस्वी में। राणा अमर सिंह, ठीक, और मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई थी 1615 ईस्वी में। तो अभी बताया कि जहांगीर शासक था, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए 4 युद्ध दिए हुए हैं, तो इसके पहले तो आपको युद्ध का क्रम बताने से पहले युद्ध कब हुआ था ये पता होना चाहिए। तो पहले बताइए कन्नौज का युद्ध कब हुआ है? कमेंट सेक्शन में जल्दी बताते चलिए, लाइव चैट में बताते चलिए जहां आपको उचित लगे। उसके बाद बताइए चंदेरी का युद्ध कब हुआ है, फिर मैं बताता हूं आपको। अगला बताइए तालीकोटा का युद्ध कब हुआ है। अगला है चौसा, चौसा का युद्ध कब हुआ है ये भी बताइए। आपको इस तरह के प्रश्न अवगत इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में हम इसी तरह के प्रश्न देते हैं। अब आपको अपनी तैयारी का आकलन करने के लिए हम लाइव चैट के माध्यम से आपको उपलब्ध मार्ग, एक तरह से देखा जाए तो प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि अपनी तैयारी का आकलन भीड़ में कर सकें, अर्थात जितने छात्र कमेंट कर रहे हैं उसके आधार पर अपनी तैयारी का आकलन कर सकें। इसके अलावा आप प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते होंगे तो प्रारंभ में जो नंबर दिया गया था वहाँ आप संपर्क कर लीजिएगा। देखिए कन्नौज का युद्ध हुआ है 1540 ईस्वी में। मैं क्रम लिखते जा रहा हूँ वर्ष का, उसके बाद हम कूट मिलान कर लेंगे। कन्नौज का युद्ध हुआ है 1540 ईस्वी में। आप सभी पढ़े हैं चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ है। अगला हो जाता है तालीकोटा का युद्ध। तो तालीकोटा का युद्ध हुआ है 1565 में और चौसा का युद्ध हुआ है 1539 ईस्वी में। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका 1528, उसके बाद 1539, फिर 1540, उसके बाद 1565। तो दिए हुए प्रश्नों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालक्रम अनुसार कौन सा है? वही जिसके बारे में आपको अभी अवगत करा रहा था कि इस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे प्रश्न आपसे बनना चाहिए। तो सबसे पहले तो सभी युद्ध का नाम के साथ कब हुआ है इसकी जानकारी भी होनी आवश्यक है। मैं पूछते जा रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा। उसके बाद अभी और आधुनिक भारत के भी प्रश्न हल करने हैं। देखिए वांडीवास का युद्ध कब हुआ है बताइए। वांडीवास का युद्ध कब हुआ है बताते चलिए, उसके बाद मैं आपको आगे का आंसर बताते चलता हूँ। याद रखिएगा वांडीवास का युद्ध हुआ है 1760 में, 1760 में हुआ है। बक्सर के युद्ध आप सभी जानते हैं, बक्सर का युद्ध हुआ है 1764 में। उसके बाद है प्लासी का युद्ध, तो प्लासी का युद्ध हुआ है 1757 में। तो कौन से व्यवस्थित है देख लीजिए। सबसे पहले प्लासी का युद्ध देखिए, उसके बाद बक्सर का युद्ध देखिए, उसके बाद वांडीवास का युद्ध देखिए। तो सबसे पहले प्लासी, उसके बाद है वांडीवास, फिर बक्सर। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्लासी का युद्ध 1757, वांडीवास का युद्ध 1760 और बक्सर का युद्ध 1764। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मतलब 3 सही सुमेलित हैं, एक गलत है। कौन सा गलत है देख लीजिए। पिट्स इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंग्स, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स डलहौजी, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कर्जन और इल्बर्ट बिल
रिपन, सभी के सामने लॉर्ड लॉर्ड रहता लेकिन नहीं उपलब्ध कराया गया है। बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको बंगाल विभाजन के समय कौन था, सती प्रथा का निषेध कौन किया है, स्वायत्त शासन, स्थानीय स्वशासन, सहायक संधि, स्थायी बंदोबस्त, व्यवगत का सिद्धांत, इस तरह के विभिन्न प्रश्न पूछे जाते हैं वायसराय से संबंधित। तो ये आपका क्रम, कम से कम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो हुए हैं उस समय कौन वायसराय थे, इसका आपको पता होना आवश्यक है। कुछ प्रमुख युद्ध थे जैसे 1757 प्लासी का युद्ध है, बक्सर का युद्ध है, 1857 की क्रांति है, उसके बाद बंगाल विभाजन से लेकर भारतीय स्वतंत्रता तक, इनके बीच जितने भी वायसराय हुए हैं उनका क्रम आपको पता होना आवश्यक है। क्योंकि कुट मिलान में यदि प्रश्न पूछा जाता है तो आपसे बनना चाहिए, वन लाइनर पूछा जाए तो भी बनना चाहिए। ठीक है, तो बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स बिल्कुल सही है। डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैब्स डलहौजी का हड़प नीति ये भी सही है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कर्जन नहीं है, डी सी गलत है। इल्बर्ट विल रिपन ये आपका बिल्कुल सही है। तो गलत कौन हुआ, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, ठीक, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कौन प्रारंभ किया गया था, ये आपके लिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। तो जब भी देखें आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, उसके बाद मैं सही आंसर को कमेंट सेक्शन में प्रिंट कर दूंगा। भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की। भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की। ए है पुर्तगालियों ने वर्ष 1550 में, स्पेन वासियों ने वर्ष 1680 में, फ्रांसीसियों ने वर्ष 1745 में, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1774 में। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। प्रिंटिंग प्रेस किसने प्रारंभ किया है हमारे भारत में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुर्तगालियों ने 1550 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस प्रारंभ किया था। स्थान को याद रखिएगा, गोवा। ठीक है, पुर्तगालियों के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया हुआ है समाज सुधार आंदोलन से संबंधित, दूसरा दिया गया है उनसे फॉलोअर अर्थात प्रारंभकर्ता नेतृत्वकर्ता, इसके बारे में दिया गया है। तो सही कूट का मिलान कीजिए। एक तरफ है राजा राम मोहन राय, किससे संबंधित था आप आंसर बताइए, लास्ट में मिलान करेंगे। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित था बताइए। ब्रह्म समाज से संबंधित था, ये तो बिल्कुल सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती किससे संबंधित था, तो आर्य समाज से संबंधित था, ये भी आपका सही है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन से संबंधित था, ये भी आपका बिल्कुल सही है। अगला है महादेव गोविंद रानाडे थियोसोफिकल सोसाइटी, तो याद रखिएगा थियोसोफिकल सोसाइटी महादेव गोविंद रानाडे नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा आत्मा राम। ठीक है, आत्मा राम पांडुरंग, इसके बारे में आप पढ़े होंगे, जिन्होंने थियोसोफिकल सोसाइटी स्थापित किया था। ठीक है, एनी बेसेंट के बारे में भी आप पढ़े होंगे, तो देख लीजिएगा दोनों में से जो भी विकल्प में दिया हो, या तो एनी बेसेंट हो तो एनी बेसेंट, और एनी बेसेंट ना हो तब की स्थिति में आत्माराम पांडुरंग को ले सकते हैं। बाकी उचित आंसर एनी बेसेंट है, एनी बेसेंट ही है, इसको याद रखिएगा। सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए और उसके आधार पर कोट का मिलान कीजिए। हावड़ा षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस, दिल्ली षड्यंत्र केस और अलीपुर षड्यंत्र केस कौन संबंधित था, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले बताइए हावड़ा षड्यंत्र केस में कौन शामिल था। हावड़ा षड्यंत्र केस में कौन शामिल था, तो जतीन्द्र नाथ मुखर्जी अर्थात A का 3,
ठीक है। लाहौर षड्यंत्र केस में संबंधित था राजगुरु अर्थात बी। दिल्ली षड्यंत्र केस में संबंधित था मास्टर अमीर चंद्र सी। और अलीपुर षड्यंत्र केस में संबंधित था अरविंद घोष अर्थात डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 4 1 2, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है। प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, सही नहीं है पूछा जा रहा है। पहला, यह किसानों से जुड़ा था। दूसरा है, इसने तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया था। तीसरा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जे.बी. कृपलानी ने इसमें एम के गांधी को सहयोग दिया था। डी है, यह प्रथम आंदोलन था जिसे एम के गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर प्रारंभ किया था। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चंपारण्य सत्याग्रह के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये तो आपको पता है कि चंपारण्य सत्याग्रह जो था वह किसानों से संबंधित था। पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा, तिनकठिया पद्धति के विरुद्ध प्रारंभ किया गया था, यह भी सही है। आप ये भी जानते हैं कि चंपारण्य सत्याग्रह में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जे.बी. कृपलानी शामिल थे, तो तीसरा भी सही हुआ। चौथा पढ़ लेते हैं, यह प्रथम आंदोलन था जिसमें महात्मा गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया था, तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि चंपारण्य सत्याग्रह एक सीमित क्षेत्र में प्रारंभ किया गया था, जबकि आपको विकल्प में दिया गया है कि संपूर्ण भारत में, तो ये आपका गलत हो जाएगा। महात्मा गांधी का संपूर्ण भारत स्तर पर देखेंगे तो आंसर आपका रोलेक्ट एक्ट होगा। ठीक है, रोलेक्ट सत्याग्रह जो 1919 में प्रारंभ हुआ था, ये आपका राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन हो जाएगा महात्मा गांधी जी का। अगला है भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन की शुरुआत कौन से राज्य से हुई थी आपको बताना है। 4 विकल्प दिए हुए हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। किसने प्रारंभ किया है जल्दी बताइए, लाइव चैट में हो या कमेंट सेक्शन में हो। आप सभी पढ़े होंगे आचार्य विनोबा भावे के बारे में, चाहे आप पर्यावरण में हो या भारतीय इतिहास में। तो आचार्य विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था, वर्ष याद रखिएगा 1951 में। ये तीनों प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लाला लाजपत राय घायल हुए थे, किस आंदोलन में घायल हुए थे ये आपको बताना है। ए है साइमन कमीशन के विरुद्ध में हुए लाठीचार्ज में। बी है रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध में हुए लाठीचार्ज में। सी है भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुए लाठीचार्ज में। डी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के विरुद्ध में हुए लाठीचार्ज में। तो देखिए लाठीचार्ज चारों में दिया हुआ है, तो यदि संभावित प्रश्न बने तो लाला लाजपत राय में घायल कैसे हुए थे, तो लाठीचार्ज में हुए थे। तो आप बताइए कौन सा आंदोलन उस समय संचालित था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में। तो साइमन कमीशन हुआ जो आगमन था 1928 में, तो इसी समय लाला लाजपत राय घायल हुए थे। किसके लाठीचार्ज, इस समय जो जुलूस निकाला गया था साइमन कमीशन का, इस समय किसके लाठीचार्ज के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी। आप इसका आंसर या तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा या लाइव चैट में बताते चलिए। ठीक है, लाइव चैट में मत बताइए, आप कमेंट सेक्शन में बाद में बता दीजिएगा। अभी आगे प्रश्न हल करते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध INA मुकदमे के वकील थे। कौन प्रमुख वकील थे INA मुकदमे के। ए ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, बी है सी राजगोपालाचारी, सी है आशफ अली और डी है भूलाभाई देसाई। बताइए कौन INA मुकदमे के वकील थे। 4 विकल्प हैं, सुभाष चंद्र बोस, सी राजगोपालाचारी, आशफ अली, भूलाभाई देसाई। क्या हो जाएगा इसका आंसर जी। कुछ लोग आशफ अली दे रहे हैं, कुछ भोलाभाई देसाई आंसर दे रहे हैं। देखिए आशफ अली भी शामिल थे और भोलाभाई देसाई भी शामिल थे, तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा। ठीक है, सी एंड डी।
यदि इसका प्रश्न में प्रश्न आंसर अगर सी ऑप्शन लेते तो ये विलोपित हो सकता था, डी लेते तो भी विलोपित हो सकता था। इसका दोनों आंसर होगा सी एवं डी। ठीक है, तो ये कुट मिलान में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? 13 अगस्त 1946, 14 अगस्त 1946, 15 अगस्त 1946 और 16 अगस्त 1946। बताइए, सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? देखिए, अभी जो पेपर हो रहा है, चाहे व्यापम की हो या सीजीपीएससी का, डेट इसी तरह के मिल रहे हैं। हम क्या है, अगस्त याद कर लेते हैं, सितंबर याद कर लेते हैं, लेकिन वर्तमान में तिथि ऐसा पूछा जाता है कि लगातार 13, 14, 15, 16, जैसे इस प्रश्न में दिया है, तो इसी तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अभी तैयारी अच्छे से करना पड़ेगा। पहले क्या है, 1-2 माह में प्रीलिम्स के जितने क्वेश्चन पहले आए हुए थे उसको हल करके प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते थे, लेकिन वर्तमान में यदि आप मेंस का अध्ययन किए रहेंगे तभी आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस मनाया गया था। यह मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा, पाकिस्तान की मांग इसी समय सर्वाधिक थी। अगला है, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था। यह कथन किसका है? भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह किसका कथन है? बिपिन चंद्र, आर कोपलैंड, आर सी मजुमदार या पी ई रॉबर्ट्स? तो याद रखिएगा, यह भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कहा है आर कोपलैंड ने। ठीक है, इनका कथन था कि भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज की ही संतति थी। ठीक, अगला प्रश्न है, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, किसने कहा था? ए है बाल गंगाधर तिलक ने, बी है अरविंद घोष ने, सी है बिपिन चंद्र पाल ने और डी है महात्मा गांधी ने। बताइए, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन का श्वास है, किसने कहा है? ये आप आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है अरविंद घोष ने। तो ये भी आपके स्टेटमेंट संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। प्रारंभ से आपको से इसी तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चाहे युद्ध से संबंधित हो, शासक से संबंधित हो, तो इसका मतलब ये होता है कि प्रश्न वर्तमान में इसी तरह के पूछे जा रहे हैं, तो आपकी तैयारी आगामी इसी तरह के प्रश्नों के साथ होना चाहिए। ये मेरा आग्रह नहीं, सलाह है। तो आप इसी के अनुसार तैयारी कीजिएगा और अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? डेट वाइज बताइए लाइव चैट में, डेट के साथ मेंशन कीजिएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ है, उसके बाद मैं आंसर आपको बताते चलता हूँ। तो देखिए, गांधी इरविन समझौता हुआ है 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन का समझौता हुआ है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 हो गया। अगला है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट हुआ है 24 सितंबर 1932 को। 24 सितंबर 1932 को। पूर्व राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई थी? तो आप पढ़े होंगे 31 दिसंबर 1929 को। ठीक है, पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी। अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। ठीक, ये पूरा डेट वाइज है। तो गांधी इरविन समझौता 1931, पूना पैक्ट 1932, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ 1930 और पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा 1929। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3, उसके बाद 4, 4 के बाद क्या हो जाएगा? गांधी इरविन समझौता, उसके बाद पूना पैक्ट। 3, 4, 1, 2 इसका सही आंसर होगा। तो इस तरह से आज का MCQ यहीं पर पूरा करते हैं। देख लीजिएगा किस किस तरह के प्रश्न आपसे इस वीडियो में पूछे गए हैं लाइव चैट के माध्यम से। कल आपका भारतीय संविधान के प्रश्न होंगे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा आपको MCQ हल करके, कितने प्रश्न सही हुए, कैसा लगा आपको प्रश्न का स्तर, ये सभी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
साथ ही प्रश्नों की संख्या बढ़ाया जाए कि घटाया जाए, ये सभी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। साथ ही प्रीलिम्स का एग्ज़ाम फरवरी में होगा ही, आरक्षण वाला मुद्दा नहीं रहेगा प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा। तो आपको प्रीलिम्स, मेंस, शिक्षक भर्ती, सब इंस्पेक्टर या अन्य कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा 7691941488। ये मेरा ही नंबर है, आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। जो भी परीक्षा से संबंधित जो भी जानकारी चाहिए हो आप मुझसे फीडबैक ले सकते हैं, ठीक है। तो जो छात्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर कल भारतीय संविधान के एमसीक्यू के साथ। समय रहेगा दोपहर 12 बजे ही। लाइव चैट में आप सभी को हल करने का मौका दिया जाएगा। धन्यवाद।